हेलो दोस्तों, सिद्धांत IAS एकेडमी कानपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने संस्कृत वर्णमाला को पढ़ा था। आज के अध्याय में हम उन्हीं वर्णमालाओं के उच्चारण स्थान को देखेंगे। ये अध्याय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज उच्चारण स्थान को हम कुछ सूत्रों की सहायता से याद करेंगे। एक बार अगर आपने ये सूत्र रट लिए तो यकीन मानिए एग्जाम में कभी आपके ऐसे क्वेश्चन तो गलत हो नहीं सकते। तो चलिए हम अपना पहला सूत्र देखते हैं। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। ठीक है, उसके बाद है ऋतु रसाणाम मूर्ध, इचु यशानाम तालु, ऋतु लसानाम दन्तः, उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ, इम अंगड़नानाम नासिका च, एदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठ ओष्ठम, वकारस्य दन्तोष्ठम, नासिका अनुस्वारस्य, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। ठीक है, ये भी याद हो जाएंगे, बहुत इजी होते हैं। एक बार अगर रिदम आपने पकड़ लिया तो ये कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, मैं आपके लिए वापस से इसका एक बार उच्चारण करता हूं और उच्चारण सही करेंगे तभी आप सही लिखेंगे भी। तो क्या है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, ऋतु रसाणाम मूर्ध, इचु यशानाम तालु, ऋतु लसानाम दन्ता, उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ, इम अंगड़नानां नासिका च, एदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दन्तोष्ठम, नासिका अनुस्वारस्य, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। इन फॉर्मूलों में जो कुछ वर्ण है उनको मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है। वो वर्ण कौन कौन से हैं आइए लिख लेते हैं हम यहाँ पर। कु है, टू है, चू है, तू है और पू है। आप देख रहे हैं इनकी संख्या कितनी है? ये संख्या में 5 है। और आपने संस्कृत वर्णमाला जब पढ़ रहे थे तब देखा था कि 5 तो वर्गों की संख्या होती है। वर्गों की संख्या होती है 5। ठीक है, पू, टू, चू, तू, पू को क्या कहा जाता है? उदित कहा जाता है। यानी इनका काम क्या है कि कहे जाने पर ये अपने वर्ग के सभी वर्णों की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, अभी कु कहा, इसका मतलब क्या है कि का वर्ग की बात हो रही है। तो का वर्ग में क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंगा। टू कहा तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। चू कहा तो चा, छा, जा, झा, इया। तू कहा तो ता, था, ता, धा, ना। पू कहा तो पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि मैंने इन्हें रेड कलर से क्यों लिखा है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये है उदित। ठीक है, अब हम पहले फॉर्मूले का एक्सपेंशन करते हैं जिसमें लिखा है अ कु ह विसर्जनीया नाम कंठ। ठीक है, यानी अब आ है तो बड़ा आ भी, फिर कहता है कु यानी का वर्ग, फिर कहता है ह और फिर कहता है विसर्ग। इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ठीक है, आप बोल करके भी देख लीजिए, क, ख, ग। ठीक है, तो छोटा आ हो या बड़ा आ हो, का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसके बाद बात करते हैं ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री, ट वर्ग, र और श ये कहां से बोले जाते हैं? ये मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा यानी मसूड़ों की सहायता से बोले जाते हैं। समझ में आया? मूर्धा यानी मसूड़े होते हैं। इसके बाद है इचु यशानाम तालु यानी ई, फिर है जा वर्ग, उसके बाद है या और उसके बाद है श।
इनका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। फिर है ऋतु लसानम दंता, तो यहाँ पर री है, त वर्ग है, ल है, श है। इनके उच्चारण में दंत की सहायता ली जाती है। फिर है उपपद्यमान्या नाम औष्ठव, उपपद्य यानी ऊ और बड़ा ऊ। फिर क्या है? फिर है पा वर्ग, और उसके बाद किसकी बात कर रहा है? उपपद्यमानीय का। ठीक है, उपपद्यमानीय आपने देखा था ना, ये अर्ध विसर्ग और पा, ये अर्ध विसर्ग और फा। ठीक है, इनका उच्चारण कहां से होता है? होंठ से होता है, ओष्ठ। ठीक है, इसके बाद इम अंगड़ना नाम नासिका चा। ठीक है, जितने भी वर्गों के पंचम अक्षर हैं वो किससे बोले जाते हैं? नाक से बोले जाते हैं। इया, मा, अंगा, न। फिर है ए दैतो कंठ तालु। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा ये, और उच्चारण भी सही करिएगा। क्या कर रहे हैं? ए दैतो, तो यहाँ दो मात्रा सामने आ रही है, एक तो ए है और दूसरी देखिए यहाँ पे डबल मात्रा है, यानी ए और ए है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ और तालु की सहायता से होता है। फिर नेक्स्ट है ओ दो तो, यानी ओ और ओ, इन दोनों का उच्चारण कंठ और ओंठ की सहायता से होता है। ठीक है, ऊपर वाला क्या था? ए दैतो कंठ और तालु की सहायता से बोले जा रहे थे, और ओ दो तो किससे बोले जा रहे हैं? कंठ और ओंठ की सहायता से बोले जा रहे हैं। फिर है वकारस्य दंतोष्टम, यानी दांत और ओंठ की सहायता से आपका एकमात्र वर्ण बोला जाता है व। ठीक है, अगर नीचे वाला होंठ काट दिया जाए तो आप किस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं? तो वो है व वर्ण का उच्चारण आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको निचले होंठ और दांत की सहायता लेनी पड़ती है, तभी आप व बोल पाते हैं। फिर है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। आपने ये देखा था ना, अर्ध विसर्ग वाला क, अर्ध विसर्ग वाला ख। तो जब भी इनका उच्चारण किया जाता है, ठीक है, तो जिह्वा मूल की सहायता ली जाती है। जीभ का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ना, अंतिम, वहां से फिर इसका उच्चारण होता है। तो अभी हमने देख लिया, इन सूत्रों का एक्सपेंशन देखा है कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, मैंने आपकी सहायता के लिए एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिख दिया है, जिसमें आप ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वर्ण है कि छोटा आ, बड़ा आ, का, ख, गा, घा, अंगा और हा, और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें नाम दिया गया है कंठ्य का। ठीक है, उसी तरीके से तालव्य, जो कि तालु से बोले जाते हैं, मूर्धन्य, जो कि मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं, दंत यानी दांत की सहायता से बोले जाते हैं, ओष्ठ यानी होंठ की सहायता से बोले जाते हैं, अनुनासिक यानी नासिका की सहायता से बोले जाते हैं, कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु की सहायता से जो बोले जाते हैं, कंठोष्ठ यानी कंठ और ओंठ की सहायता से जो बोले जाते हैं, और दंतोष्ठ दांत और ओंठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। आपने एक चीज देखा होगा, मैंने इन वर्णों को इनसर्कल किया है ग्रीन से। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि देखिए अंगा का उच्चारण कंठ से हो रहा है, इया का उच्चारण तालु से, अड़ा का मूर्धा से, ना का दांत से और माँ का होंठ से। साथ ही साथ इन पांचों के उच्चारण में नासिका की भी सहायता लेनी पड़ रही है। संबंधित उच्चारण स्थान के साथ ही साथ ये नासिका की सहायता लेना आवश्यक पड़ जाता है अगर हम इनका उच्चारण करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उपध्यमानीय और जिह्वामूलीय। ठीक है, तो विसर्ग का ही एक भेद उपध्यमानीय कैसे बोला जाता है कि जब विसर्ग के बाद, देखिए ये है विसर्ग और इसके बाद क्या आ जाए? पा आ जाए। ठीक है, पा आ जाए या फा आ जाए, ये देख रहे हैं ना, इस विसर्ग के बाद फा आया है, तो अर्ध विसर्ग का उच्चारण होता है। जैसे पुनः पुनः, तपः फलम। ठीक है, पुनः पुनः तपः फलम। फिर है विसर्ग का भेद जिह्वामूलीय। तो जब विसर्ग के बाद क और ख वर्ण रहते हैं, देख लीजिए ना, ये है विसर्ग और उसके बाद है क,
ये है दुख में, दू में लगा है विसर्ग और ये है ख। तो विसर्ग के बाद जब भी क और ख वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग का उच्चारण होता है। तो आई होप आपको उपध्यमानी और जीवा मूल्य दोनों ही पता चल गए होंगे और इनका उदाहरण भी मैंने दे दिया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम अपने अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।